मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। गर्भावस्था क्या है, शैशवावस्था क्या है, और मित्रों प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के कथन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहाँ से आपके एग्जाम यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड सेमेस्टर, बीएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पहली अवस्था है प्रसव पूर्व काल या जन्म पूर्व अवस्था। देखिए मित्रों, बच्चा के पैदा होने से पहले की जो अवस्था होती है उसे प्रसव पूर्व काल या जन्म पूर्व अवस्था कहते हैं। और मित्रों, यह अवस्था जायगोट से 280 दिन का होता है। जायगोट से मतलब होता है मित्रों निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो 280 दिन के बीच का जो समय होता है, यही होता है मित्रों प्रसव पूर्व काल या जन्म पूर्व अवस्था। यदि हम बात करें बच्चे का जन्म कितने दिन के बाद होता है, तो लगभग 280 दिन। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं प्रसव पूर्व काल को 3 भागों में बांटा गया है। यह 3 भाग क्या है, तो पहली अवस्था है बीजावस्था या डिंबावस्था, और दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था या पिंडावस्था। और मित्रों आती है तीसरी अवस्था जिसे हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट है बीजावस्था। तो मित्रों जो बीजावस्था होता है या निषेचन से 15 दिन के बीच का समय होता है, इसे प्रत्यारोपण की अवस्था कहते हैं। इसमें मित्रों होता यह है कि जो शुक्राणु होती हैं वह अंडाणु से जाकर मिलती हैं, और यह पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 15 दिन लग जाती है। जो शुक्राणु होते हैं वो प्लेसेंटा से जाकर चिपक जाते हैं, और यह प्रक्रिया होने में लगभग 15 दिन का समय लगता है, जिसे हम बीजावस्था कहते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था की बात करें तो मित्रों 15 दिन से 2 माह का जो समय होता है, यह भ्रूणावस्था कहते हैं। यदि हम बात करें 15 दिन से लेकर जो 52 दिन का समय होता है मित्रों, इसे भी हम भ्रूणावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो भ्रूण का भार होता है लगभग 2 किलो का हो जाता है, और सभी अंगों का विकास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। और मित्रों जो अंगों का विकास होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं तीसरी अवस्था है गर्भावस्था। और गर्भावस्था की बात करें तो जो 2 माह से 9 माह तक का जो समय होता है, इस अवस्था को हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। 2 से 5 माह के बीच आंतरिक अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है, और 5 से 9 माह के बीच बाह्य वातावरण के प्रति अनुकूल की क्षमता विकसित कर लेता है। देखिए मित्रों, जो बालक होता है, जो बालक गर्भावस्था में होता है, जो 2 से 5 माह के बीच का जो बालक होता है, उसमें सभी आंतरिक अंगों का विकास हो जाता है। जैसे कि मस्तिष्क का विकास हो जाता है, आपके धड़ का विकास हो जाता है, पैर का विकास हो जाता है। जो आंतरिक अंग होते हैं उसका विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। और मित्रों जो 5 से 9 माह के बीच का समय होता है, इस अवस्था में बालक परिपक्व होता है बाहरी वातावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता विकसित करने में। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था आ जाती है शैशवा अवस्था। तो मित्रों वहाँ हम बात करें शैशवा अवस्था की, तो यह बाल विकास में 0 से 6 वर्ष की आयु को शैशवा अवस्था कहते हैं। 0 से 6 वर्ष की बात करें तो मित्रों इसे हम कहते हैं जन्म के बाद से 6 वर्ष के बीच का जो समय होता है, इसे हम शैशवा अवस्था कहते हैं। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं शैशवा अवस्था के प्रमुख उपनाम क्या है और उनकी विशेषताएं क्या हैं। फिर उसके बाद मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे कि शैशवा अवस्था के प्रमुख कथन क्या हैं। तो देखिए मित्रों, शैशवा अवस्था के प्रमुख उपनाम क्या है, तो मित्रों इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, क्योंकि मित्रों इस अवस्था में बालक बड़ी तीव्र गति से सीखते हैं, और इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क का विकास लगभग 90% हो चुका रहता है। देखिए मित्रों, दूसरा पॉइंट है भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला की बात करें तो मित्रों जैसे कि मित्रों हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के पहले हम लोग घर का नींव बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार मित्रों बालक के जीवन की आधारशिला यानी कि बालक शुरुआत के जो 2, 4, 5 वर्ष होते हैं उसमें जो कुछ वह बनना होता है बड़ी तेजी से वह सीखता है, तो इसे हम भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। देखिए मित्रों, तीसरा पॉइंट है सीखने का आदर्श काल। मित्रों इसे सीखने का आदर्श काल कहते हैं, क्योंकि बालक बड़ी तीव्र गति से इस अवस्था में सीखता है। सीखने का अनोखा काल इसी अवस्था को कहते हैं। नर्सरी स्कूल आयु कहते हैं, पूर्व विद्यालयी आयु कहते हैं। देखिए मित्रों, जो शैशवा अवस्था होता है इसमें बालक विद्यालय से पहले वह घर पर अपने पास पड़ोस आसपास के वातावरण से सीखता है, इसलिए इसे पूर्व विद्यालय आयु कहते हैं, नर्सरी स्कूल आयु कहते हैं।
प्लेग्राउंड जो स्कूल होता है उसे कहते हैं। और मित्रों तीसरा अगला पॉइंट है पराधीनता की अवस्था। पराधीनता की अवस्था का मतलब होता है मित्रों, इस अवस्था में बालक अधिकतर दूसरों पर निर्भर होते हैं। अधिकतर जो शैशवावस्था के बालक होते हैं या माता पिता पर निर्भर होते हैं या दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इसे पराधीनता की अवस्था कहते हैं। देखिए मित्रों, इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं, क्योंकि बालक शैशव अवस्था में अधिकतर खिलौनों से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है मन की मौज में विचरण करने की अवस्था। देखिए मित्रों, जो शैशव अवस्था का बालक होता है वह स्वयं अधिकतर खेलना पसंद करता है, अकेले खेलना पसंद करता है और अपने मन की मौज यानी कि खुद जो चाहता है वही करना वह चाहता है। सब कुछ वह सोचता है सब कुछ हमारे लिए ही है। देखिए मित्रों, संस्कार निर्माण की आयु कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को सिखाया जाता है कि बड़ों को पैर छूना, बड़ों को नमस्कार करना, और बच्चे जो होते हैं वह बड़ों को देखकर अनुकरण करते हैं। इसलिए मित्रों, इस अवस्था को संस्कार निर्माण की आयु कहते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है संवेग प्रदर्शन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे मित्रों संवेग का प्रदर्शन करते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की अवस्था। इस अवस्था में मित्रों जो बालक का व्यवहार होता है अधिकतर मूल प्रवृत्ति का होता है, यानी कि कार्य का बिना सीखा हुआ स्वरूप मित्रों मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अधिकतर बालक ऐसे कार्य कर लेता है जो कि उसे सिखाने की जरूरत नहीं होती है। चलिए मित्रों, देखते हैं 13वां पॉइंट है अनुकरण की अवस्था। देखिए मित्रों, जो शैशवावस्था का बालक होता है बड़ी तेजी से दूसरों को देखकर कार्य वैसा करने का प्रयास करता है, यानी कि दूसरों का अनुकरण वह बड़ी तेजी से करता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है 14वां पॉइंट है आत्म प्रेम की अवस्था। देखिए मित्रों, आत्म प्रेम की अवस्था और नर्सिसिज्म की अवस्था को हम एक ही मान सकते हैं, लेकिन मित्रों हम बात करते हैं सबसे पहले आत्म प्रेम की अवस्था। आत्म प्रेम की अवस्था में मित्रों जो बच्चा होता है वह खुद को सबसे ज़्यादा स्मार्ट समझता है। वह चाहता है कि जो दुनिया के सभी व्यक्ति हैं, माता पिता हैं, सब लोग सिर्फ हम ही से प्यार करते हैं, यानी कि खुद को वह अधिकतर ज़्यादा महत्व देता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं नर्सिसिज्म की अवस्था। नर्सिसिज्म की अवस्था की बात करें तो मित्रों सिगमंड फ्रायड यह मानते हैं कि एक मित्रों यूनान में एक व्यक्ति था जो कि मित्रों अपने ही बॉडी से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। ठीक उसी प्रकार मित्रों शैशवावस्था में जो बालक होते हैं अपने ही शरीर से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए मित्रों इसे नर्सिसिज्म की अवस्था कहते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है 16वां पॉइंट है काम प्रवृत्ति की अवस्था सिगमंड फ्रायड के अनुसार। देखिए मित्रों, सिगमंड फ्रायड यह बताते हैं कि जो शैशवावस्था का बालक होता है उसमें काम प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे कि मित्रों माता का स्तनपान करना, अंगूठे चूसना। इस प्रकार मित्रों काम प्रवृत्ति की अवस्था कहते हैं। कौन कहते हैं? तो सिगमंड फ्रायड कहते हैं शैशवा अवस्था को। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है 17वां पॉइंट है नैतिक और सामाजिक विकास की अभाव की अवस्था। देखिए मित्रों, यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है अभाव, यानी कि इस अवस्था में नैतिकता का, सामाजिकता का बच्चों में अभाव पाया जाता है। वह सब कुछ स्वयं करना चाहता है, बच्चा स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। अगला पॉइंट है मित्रों भाषाई कौशल के आधारभूत समझ की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे मित्रों धीरे धीरे भाषाई कौशल को सीखना प्रारंभ करते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं शैशवावस्था के प्रमुख कथन क्या हैं, जो कि मित्रों आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखिए मित्रों, शैशवावस्था के प्रमुख कथन में पहला पॉइंट है शैशवावस्था में जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह कथन एडलर का है। देखिए मित्रों, एडलर क्या कहते हैं? एडलर कहते हैं कि जो शैशवावस्था होता है इसमें जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, क्योंकि बालक इस अवस्था में बड़ी तीव्र गति से सीखता है। बालक का 90% विकास जो होता है शैशवावस्था में होता है। देखिए मित्रों, वही बात आपके अगला पॉइंट है, दूसरा कोटेशन है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह सिगमंड फ्रायड कहते हैं, क्योंकि मित्रों जो बालक का मस्तिष्क होता है शुरुआत में कोरी स्लेट के समान होता है और उस पर जो कुछ भी वह सीखता है बड़ी तीव्र गति से सीखता है। स्मरण करने की क्षमता बड़ी तेजी से होती है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं वैलेंटाइन महोदय क्या कहते हैं। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, क्योंकि इस अवस्था में बालक बड़ी तेजी से सीखते हैं। सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन ने कहा है। अगला पॉइंट है, अगला परिभाषा है 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों में रहते हैं। यह कथन थार्न डाइक का है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है बालक के हाथ, पैर
और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि मित्रों बालक शुरुआती कार्य जो होता है हाथ पैर नेत्र आँख से देखकर करता है, हाथ से करता है, चलना प्रारंभ करता है पैर से, इसलिए मित्रों उस बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। किसने कहा है? तो यह कथन रूसो का है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है। यह कथन रास का है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सही है कि शिशु जो बच्चा होता है जैसे कि कोई भी मूवी देख रहा होता है तो सोचता है कि ऐसा हम खुद नायक है। या शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है। यदि उससे कोई परियों की कहानियाँ सुनाते हैं तो स्वयं उसके स्थान पर रखकर सोचता है कि ऐसा ही होगा। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रारंभ के 3 वर्षों में ही हो जाता है। यह गुड एनफ ने कहा है। गुड एनफ ने कहा कि जो व्यक्ति होता है जितना मानसिक विकास उसकी अन्य अवस्थाओं में होता है उसका आधा मित्रों प्रारंभ के 3 वर्षों में ही हो जाता है। तो जी हाँ मित्रों, यह कथन भी लगभग बिल्कुल सत्य ही प्रतीत होता है। अगला पॉइंट है जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। देखिए मित्रों, जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को शैशव अवस्था किसने माना है? तो हरलॉक जी ने मानी है। हरलॉक मित्रों एक लेडी महिला है। अगला पॉइंट है 2 से 6 वर्ष की आयु को प्रारंभिक बाल्य अवस्था कहते हैं और इस अवस्था को किसने माना है? तो हरलॉक जी ने मानी है। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा सा रंग है। जन्म के 15 दिन के बाद बालक की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो जन्म के 15 दिन के बाद बालक का त्वचा का रंग अस्थायी हो जाता है। चलिए मित्रों देखते हैं, अगला पॉइंट है शैशवावस्था को बाल निर्माण का काल कहते हैं, जो कि हमने आपको ऊपर बताया। अगला पॉइंट है 3 से 6 वर्ष की अवस्था को स्व केंद्र की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है फ्रायड ने आत्म प्रेम को नर्सिसिज्म की संज्ञा दी है। आत्म प्रेम कह ले या नर्सिसिज्म कह ले, दोनों की बातें कहने की एक ही तात्पर्य है। यह किसने कहा है? तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है। देखिए मित्रों, फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो की अवस्था कहा है। जी हाँ मित्रों, यह कोटेशन कई बार पूछा जाता है कि फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को क्या कहा है? तो इसे लिबिडो की अवस्था कहा है। देखिए मित्रों हम बात करते हैं कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो अनुकरण है। बच्चा दूसरों को देखकर अनुकरण करके सीखता है। बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है, जिसे हम अनुकरण कहते हैं। इसलिए मित्रों कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? अनुकरण है। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि का प्रयोग शैशव अवस्था में होता है, क्योंकि मित्रों इस अवस्था में बालक खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिसमें मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों शैशवावस्था में शिशुओं में अकेले खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए मित्रों इसको हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं वह अधिकतर अकेले खेलना पसंद करते हैं। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है शैशवावस्था में शिशुओं में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, वह अपने को अच्छा दिखाने का प्रयास भी करते हैं। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है शैशवावस्था की शिक्षा में परियों की कहानियों का प्रयोग किया जाता है। ये कहानियाँ मॉन्टेसरी शिक्षण विधि से संबंधित है। देखिए मित्रों शैशवावस्था में जो बालक होता है उसे परियों की, दादी नानी की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इस कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, उसके सृजनात्मक क्षमता, सोच समझने की क्षमता को विकसित किया जाता है। तो यह कहानियाँ किससे संबंधित है मित्रों? यह कहानियाँ मॉन्टेसरी शिक्षण विधि से संबंधित है। अगला पॉइंट है मित्रों शैशवावस्था का बालक कल्पना जगत में रहता है, उसे ही वास्तविक जगत समझता है। तो जी हाँ मित्रों, जो शैशवावस्था का बालक होता है यदि उसे कोई भी काल्पनिक कहानियाँ बताते हैं तो वह उस कहानी को ही वास्तविक समझकर वास्तविक जगत में वह रहता है। एक मित्रों अति महत्वपूर्ण पॉइंट है शैशवावस्था में भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा नामक 4 संवेग पाए जाते हैं। तो मित्रों जो शैशवावस्था में सिर्फ 4 संवेग का विकास होता है, जिसका नाम है सबसे पहले बालक में भय उत्पन्न होता है, फिर क्रोध भी उत्पन्न होता है, प्रेम भी उत्पन्न होता है, पीड़ा, या 4 संवेग होती हैं जो कि मित्रों शैशवावस्था में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों शैशवावस्था में बालक प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखता है, यानी कि मूर्ति चिंतन के द्वारा सीखता है। जो कुछ उसके सामने दिखता है उसी को देखकर वह सीखता है। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका से 1/2 इंच अधिक होती है। चलिए मित्रों अगला पॉइंट है जन्म के समय बालक की लंबाई की बात करें तो 51 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट है जन्म के समय बालक का भार बालिका से अधिक होता है, और मित्रों लगभग कितना होता है? 1/5 पाउंड होता है। अगला पॉइंट है मित्रों शैशवावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है? तो शैशवावस्था में बालक में 270 हड्डियां पाई जाती हैं मित्रों।
और जब बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था में 300 हड्डियां पाई जाती है और मित्रों किशोरावस्था में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यदि मित्रों हम बात करें दांतों की संख्या तो मित्रों शैशवावस्था में बालक में 20 दांत होते हैं और इन्हें अस्थायी दंत कहते हैं क्योंकि यह दांत बाद में टूट जाते हैं। चलिए मित्रों हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है शैशवावस्था में मांसपेशियों का भार संपूर्ण भार का 23% होता है। अगला पॉइंट है शैशवावस्था को सामाजिक विकास की दृष्टि से बीजांकुरण की अवस्था कहते हैं। देखिए मित्रों अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, बालकों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण बालकों का माता से अधिक प्रेम होता है। देखिए मित्रों यदि हम बात करें जो बालक होते हैं इसमें ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए बालक मित्रों माता से अधिक प्रेम करते हैं। और जबकि मित्रों शैशवावस्था में बालिकाओं में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण यह पिता से अधिक प्रेम करते हैं। और मित्रों इसी को हम क्या कहते हैं, ओडिपस को मातृ प्रेम ग्रंथि कहते हैं क्योंकि मित्रों ओडिपस ग्रंथि के कारण जो बालक होता है माता से अधिक प्रेम करता है। इलेक्ट्रा को पितृ प्रेम ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिका में पाए जाने के कारण बालिका जो होती है उसे पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। और मित्रों इसी का यदि हम उल्टा कह दें, ओडिपस को पितृ विरोधी ग्रंथि कहते हैं क्योंकि मित्रों जो ओडिपस ग्रंथि होती है वह पिता की बिल्कुल विरोधी होगी क्योंकि जो बच्चा होता है वो माता से प्रेम करता है। इलेक्ट्रा को मातृ विरोधी ग्रंथि कहते हैं क्योंकि मित्रों जो बालिका होती है वह पिता से प्रेम करती है तो माता की उसकी विरोधी हो जाएगी, तो इसलिए मातृ विरोधी ग्रंथि कहते हैं। तो मित्रों ये था प्रसव पूर्व काल अवस्था और शैशवावस्था के बारे में अति महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगले वीडियो में हम आपको किशोरावस्था के बारे में लेकर प्रस्तुत होंगे। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।